तो पंजेटा जी से बिल्कुल पंजेटा जी का जवाब लेंगे। पंजेटा जी अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद वंदना जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। देखिए शिष्य जी, ऐसा है कि क्योंकि इंडिया अलायंस एक जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने एक अलग विकल्प है भाजपा का, तो भारत जोड़ो यात्रा भी करी इन्होंने, तो हमें भी थोड़ी बहुत बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी कि कांग्रेस का थोड़ा बेहतर प्रदर्शन रहेगा, खासकर जिस तरीके के एग्जिट पोल बता रहे थे छत्तीसगढ़ के अंदर भी और मध्य प्रदेश के अंदर भी। राजस्थान का था थोड़ा कि राजस्थान बदलती है, लेकिन वैसा प्रदर्शन नहीं रहा। मुझे आम आदमी पार्टी का तो वोट शेयर अभी नहीं पता है जी, और मैं आपकी टीम से एक गुजारिश करूंगा कि जननायक जनता पार्टी जजपा जो अपने आप को चौधरी देवीलाल जी का उत्तराधिकारी वारिस और ऐसी बातें बोलती है, तो जजपा का जो वोट प्रतिशत रहा है राजस्थान में, अगर आपकी टीम पता कर सके, क्योंकि मुझे तो इससे इंटरनेट पे पता नहीं लग पा रहा। गणना चल रही है और धीरे धीरे हम बता रहे हैं, हालात बता रहे हैं। हाँ, जो भी काउंटिंग में जितने भी वोट मिले वो भी आप प्लीज अपने स्क्रीन पे बताने का काम करें। बिल्कुल सर, हर चीज बता रहे हैं। हाँ, हमें इससे देखिए, वी आर नॉट अफेक्टेड बाय दिस रिजल्ट। हमारे को इससे, क्योंकि हम कंटेस्ट नहीं कर रहे थे, हमारा हरियाणा को लेकर है, जो भी हमारा रहता है, तो लेकिन जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रही है उस हिसाब से अगर 2024 में पूरा विपक्ष इकट्ठा नहीं होता और कांग्रेस की ऐसे एरोगेंस रहती है, तो उस हिसाब से तो कांग्रेस खुद ही भाजपा को जितवा देगी। ठीक है, एरोगेंस ये बहुत अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया। मुझे लगता है बाकी राज्यों में शायद यही कमी रही है कि कांग्रेस को बिखराव का ये जो परिणाम है वो देखने मिला है। अगर वही स्थिति हरियाणा के चुनाव के वक्त भी रही तो मुझे लगता है विनय जी कि शायद ये स्थिति हरियाणा में भी हो सकती है। वंदना जी कुछ कह रही थी उस समय, आम आदमी पार्टी की जो जवाब दिया गया था नरेश जी की तरफ से, उस पर वंदना जी कुछ काउंटर कर रही थी। जी वंदना जी। देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम बड़ी राजनीति कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। बड़ी राजनीति तो नहीं कर रहे, बड़े बड़े झूठ आप जरूर बोलते हैं। अभी आपने ये कहा कि योगी जी ने फ्री बस सर्विस शुरू करी है। मुझे लगता है कि आपको देखने की आवश्यकता है कि वो 60 साल से जो बड़ी महिलाएं हैं उनके लिए उन्होंने फ्री सर्विसेज शुरू करी है। अगर कोई किसी तरह से वीक है, कहीं पे उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है तो बढ़ाना चाहिए। लेकिन मुझे एक न्यूज रिपोर्ट भी अभी रिसेंटली आई है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि दिल्ली में जो कंडक्टर हैं महिलाओं के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, उनकी तरफ टिकट फेंक कर बोलते हैं कि ये लो अपना फ्री वाला टिकट। तो यहाँ पर आप ये देखिए, अगर कोई बड़ी महिला है या बड़ी उम्र का कोई बुजुर्ग है तो उसके लिए सीट हम अपने आप छोड़ देते हैं। तो उनके लिए अगर फैसिलिटी देना और सबके लिए देना, उन दोनों चीजों में फर्क है। इस चीज को आपको समझना चाहिए। जहां तक बड़े बड़े झूठ की बात है तो मुझे लगता है कि आप कितना भी शोर मचा लीजिए कि हम शिक्षा दे रहे हैं, हेल्थ में फैक्टर में काम कर रहे हैं, पर हमें पता है कि शराब घोटाला में आपके 3-3 मंत्री अंदर हैं। आप कितना कह लीजिए कि हम जन सेवा करते हैं, लेकिन कौन सी सेवा होती है वो हमारे को समझ आता है। केजरीवाल जी कहते थे कि मैं सुविधाएं नहीं लूंगा, लेकिन वो शीश महल बना लेते हैं। उसी प्रकार पंजाब में लेक्चरर्स को सैलरी नहीं मिलती है, दिल्ली में सैलरी नहीं मिलती है। इतना बड़ा इवेंट मैनेजमेंट का प्रोग्राम होता है 19 करोड़ का और उस पर खर्च किए जाते हैं। जो लोगों टीचर्स को दिए जाने हैं वो 2 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। यमुना की सफाई नहीं कर पाते, उसको केमिकल स्प्रे करके झाग को दबाने का काम करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये जनता के सामने है। आप कहें कि हम यहाँ पर इलेक्शन लड़ लिए, वहां पर इलेक्शन लड़ लिए, तो कार्ड की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हो सकता है दिल्ली में आप सक्सेसफुल हुए। अभी आप दिल्ली की बात यहाँ पर कर रहे थे, 10 की 10 लोकसभा सीट किसकी आई थी? वो भी भारतीय जनता पार्टी की आई थी। आप कहाँ पर खड़े थे वो भी जानना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि आप ये बार बार कहते हैं कि हम फ्रीबीज देकर हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी रियल में नीयत क्या है? आप सच में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं सोच सकते, वो भी जनता के सामने आ चुका है। तो मुझे लगता है ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। और बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो हरियाणा की जनता आपसे प्रश्न पूछती है, उसका जवाब नहीं देते। SYL पर आपके पास आज तक जवाब नहीं है।
कुछ भी पूछ लीजिए। केजरीवाल जी के ऐसे ऐसे बड़े बोल याद रहते कि प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे तब मैं बताऊंगा। अरे हरियाणा की जनता को आपका क्या प्रॉमिस है, उसमें आप प्रधानमंत्री मोदी से पूछकर करेंगे क्या? तो ये आप कांग्रेस की बी टीम बनना बंद कर दीजिए। आप केजरीवाल जी से बड़ा झूठा कोई नहीं है। आप खुदे लाइन लग चुके हैं इन 2 स्टेट्स में। आप जहां पर लड़े वंदना जी, नरेश जी का जवाब सुन लीजिए। बड़े आरोप आपने लगा दिए हैं। ठीक है, हरियाणा की जनता आपको बहुत अच्छे से रास्ता दिखाएगी। जी नरेश जी, अब हमारी बहन ने 2-3 चीजें बोली कि फ्री बस के लिए, एक्चुअल में वो 60 साल की उम्र हो चाहे महिलाओं के लिए, आपने देखा उसके अंदर 60 साल के लिए फ्री देना और क्या महिलाओं को फ्री देना, उसमें डिफरेंस है कुछ? आपको कुछ चेंजेस आया? सरकार फ्री दे रही है एक्चुअल में, और वो योजना है महिलाओं के लिए, तो उसके लिए क्या आप, वो केजरीवाल जी ने योजना चालू करी तो मतलब ये कह दो कि आप कह रहे हो केजरीवाल ने महिलाओं के लिए चालू करी तो आप पुरुषों के लिए चालू कर दो? है तो जनता की भलाई के लिए ना। फिर आपने दूसरा बोला कि केजरीवाल जी के 3 मंत्री, आज एक यही बहुत समय से मैं एक चीज पूछता हूं, आपका सुकेश जेल के अंदर है, वहां बड़ा ठग कहा जाता है इस देश का, उसने जिनको गाड़ियां गिफ्ट में दे दी, चलिए उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ? ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ेगा। एक बड़ी खबर बता देते हैं। लगातार इस महा कवरेज के जरिए हम आपको बता रहे हैं पल पल का अपडेट। दिल्ली बीजेपी ऑफिस पर जश्न का माहौल है, और ये जश्न का माहौल अगर देखा जाए तो हर जगह देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से, क्योंकि रुझानों के हिसाब से 3 राज्यों में बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और इसीलिए इस तरह का जश्न देखने को भी मिल रहा है। इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। नरेश शर्मा जी, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर दीजिए, जिससे कि मैं जरा अजय गुलिया जी के पास जाना चाहता हूं। जेजेपी को जो राजस्थान में रहा है उससे लेकर बात करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपने जो भी बात हो रही थी ना कि आपने देखा कि ठग ने किस किस को गाड़ी भी गिफ्ट दे दी, करोड़ों रुपए के बैग दे दिए, उसके ऊपर भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। आप जो बोलते हो कि जिस नेता से, आम आदमी पार्टी या किसी नेता से अगर 1 रुपए की रिकवरी हुई हो, किसी के पास से कुछ साबित हुआ हो तो वो बताइए, लेकिन ईडी को सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता ही दिख रहे हैं। बाकी ये बताइए, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि सुकेश के मामले में अगर वो गाड़ी गिफ्ट दे रहा है तो वो एक्चुअल में है, प्रूफ है, गाड़ी किसके नाम पे दी गई? करोड़ों रुपए की बिल्ली दी गई है, वो बिल्ली भी दी गई है तो वो किसके नाम पे दी गई है? तो वो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तो ईडी को सिर्फ नीरव मोदी जी, तो छत्तीसगढ़ में भी नीरव मोदी भी आप देखते हैं कि भाग गए, उसके ऊपर भी ईडी है। किंगफिशर के किंग थे, वो भी बाहर भाग गए, तो वो भी ईडी है। और हमारे माननीय मोदी जी कहते थे कि एक हमारे देश के अंदर दाऊद को लेके आएंगे, तो ईडी का शिकंजा तो सर गहलोत हम बता रहे हैं ना, तो इनके ऊपर मतलब ये आज से पता चल गया कि भाजपा के नेता के कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन आप ये बोल दिया कि भाजपा के नेता के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। हम तो जो है, वन्ना जी एक मिनट, मुझे लगता है अगर मैं पूछता हूँ कि अगर वो मोदी जी का नाम ले देंगे, मोदी जी को ईडी बुला लेगी क्या? नहीं, अगर मोदी जी का नाम भी ले देंगे, जिसका वो नाम ले दे रहे हैं उसको लेके आप जेल में डाल देंगे। वन्ना जी, नरेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, सीधे बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे सहयोगी रवि इस वक्त जुड़े हुए हैं। बिल्कुल रवि, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? 3 राज्यों में बीजेपी आगे चल रही है, रुझान जो अब तक सामने आ रही है, सरकार बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। बिल्कुल राजश्री, देखिए अभी तक के रुझानों के अनुसार जिन 3 राज्यों में बीजेपी आगे चल रही है, और बड़े अंतर के साथ हेडक्वार्टर पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जुटना शुरू हो गए हैं। कुछ एक कार्यकर्ता यहाँ भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किस प्रकार से पूरा जो बीजेपी का सफर रहा है। सर, जो बीजेपी का सफर रहा है, 3 राज्यों के जो परिणाम आने वाले हैं आज आ जाएंगे, अभी तक का जो सिनेरियो है, बीजेपी आगे चल रही है, कैसे देखते हैं सर? बीजेपी आगे चल रही है और पूर्ण बहुमत से हम सरकार भी बनाने जा रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हम चुनाव जीत रहे हैं, ये देश विरोधी और देश प्रेम, रेवड़ी और जो बांटने का सिस्टम था वो कुछ काम नहीं आया कांग्रेस का। ये जो देश प्रेम से प्यार कर रहा है और जो देश विरोधी है, उनके बीच में लड़ाई आने वाले 24 के चुनाव में ये होगी। देश प्रेम और देश विरोधी की आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं प्यार बांट रहा हूँ, प्यार नफरत की दुकान को बंद कर रहा हूँ, प्यार की दुकान खोल रहे हैं जगह जगह पे। अजी, उनकी प्यार की दुकान होती तो फिर ये हशर होता। अगर वो प्यार की दुकान ही खोल रहे थे तो ये हशर नहीं होता। वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं। वो सिर्फ एक
वर्ग एक वर्ग की राजनीति करते हैं। और हमारा ही जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें तमाम जो जातियां हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैंने उस पर एक पंक्ति लिखी है, हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान, इन सबको समझे एक समान। अरे आवाम ना तुम बहक जाना झूठे नेताओं की बात पर, आने वाले समय में मोहर लगाना कमल पर। 24 के चुनाव के लिए बात कर रहा हूं, आने वाले समय में मोहर लगेगी कमल पर। और पंक्ति देखिए कि मैं आंकड़ा पेश कर रहा हूं, 2024 ये हमारा सेमीफाइनल हमने जीत लिया है, आने वाला फाइनल 2024 का है। उसमें मैं कहना चाहूंगा कि 3 महारथियों में आंकड़ा बता रहा हूं कि हमारा आंकड़ा कितना आएगा। 3 महारथियों में होने जा रहा है यूं झगड़ा, 3 महारथियों में होने जा रहा है यूं झगड़ा, गद्दी पर बैठेगा वही जिसका बहुमत होगा तगड़ा। 3 महारथियों में होने जा रहा है यूं झगड़ा, गद्दी पर बैठेगा वही जिसका बहुमत होगा तगड़ा। भाजपा की तरफ से आवाज आई, गठबंधन को मिलेंगी 100, कांग्रेस बजाएगी बीन, हमारा बहुमत सबसे ज्यादा, मिलेंगे 303, मिलेंगे 303। आने वाले समय में देखिए मिलेंगे। मैं तो एक बात और कहूंगा कि मुल्क की आवाम चलो एक राह पर, आने वाले 24 में जैसे इस बार हम सेमीफाइनल जीते हैं, आने वाला समय भी हम फाइनल जीतेंगे 2024 का, मोदी जी के नेतृत्व में। कि मुल्क की आवाम चलो एक राह पर, होकर बिना संकोच निडर मोहर लगेगी कमल पर। बिल्कुल। दुनिया के मुल्क देखो आबाद हो रहे, आस्तीन के सांप गद्दारी कर रहे। दुनिया के मुल्क देखो आबाद हो रहे, हम अपने घर में लड़के देश बर्बाद कर रहे। आंख ना कोई उठा सके दुश्मन हिंदुस्तान पर, होकर बिना संकोच निडर मोहर लगेगी। भारत के लोगों तुम दिल दिल से मिलाओ। मोदी जी का कहना है सब जाति एक ही है, छोटा बड़ा सब, ऊंच नीच गरीब सब। भारत के लोगों तुम दिल दिल से मिलाओ, स्थिर सरकार के लिए मोदी को जिताओ। भारत के लोगों तुम दिल दिल से मिलाओ, स्थिर सरकार के लिए मोदी को जिताओ। देखो क्या गुल खिलता है फिर से हिंदुस्तान पर, होकर बिना संकोच निडर मोहर लगेगी कमल पर। और पंक्ति देखिए, कमल पर। और पंक्ति देखिए, एकता और अखंडता यहाँ और लानी है। मोदी जी का ये नारा है कि हम पूरे मुल्क में एकता और अखंडता लाना चाहते हैं। एकता और अखंडता यहाँ और लानी है, देश के हर वर्गों में मजबूती लानी है। एकता और अखंडता यहाँ और लानी है, देश के हर वर्गों में मजबूती लानी है। अरे दुनिया की आंखें झुक जाएं फिर से हिंदुस्तान पर, होकर बिना संकोच निडर मोहर लगेगी कमल पर। कमल पर बिल्कुल राजश्री, देखिए 303 पार करने की बातें यहाँ कहते हैं लोग, कहते हुए नजर आ रहे हैं। जो बीजेपी के कार्यकर्ता, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, और इसी प्रकार से तमाम जो है वो जश्न यहाँ मनाया जाने की तैयारी है। 6:30 बजे के आसपास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने की जो सूचना है वो मिल पा रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बीजेपी ने परफॉर्म किया है तो वो काबिल तारीफ है, और उसी से गदगद तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं। जी ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बने रहेगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरह से देखा जाए तो विनय जी, अभी आपने सुना एक शब्द स्थिर सरकार, तो मन में ये सवाल रहता है क्या बाकी पार्टियां स्थिर सरकार नहीं दे पा रही है, इसलिए बीजेपी को पहले प्रायोरिटी में रखा जा रहा है? बस ये है कि अब देखिए कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता ही है लोगों की कि केंद्र में अगर सरकार है और अगर वो स्टेट में होगी तो ज्यादा बेहतर तरीके से, तेज तरीके से, जो बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि तेजी से विकास होगा। मैं अजय गुलिया जी आपके पास आ रहा था, ये 25 नवंबर का एक बयान था और दुष्यंत चौटाला जी कह रहे थे कि जो भी सरकार बनेगी राजस्थान में उसमें अहम भूमिका जेजेपी भी निभाएगी। लेकिन भूमिका तो दूर की बात है, यहाँ पर अपनी बहुत सी जगह तो ऐसी है जमानत भी नहीं बच पाई। ये वेकअप कॉल के तौर पर आप लेंगे अब इसे, क्योंकि हरियाणा में भी अब चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लोकसभा चुनाव तो है ही। नहीं, लेना भी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल की मंशा ये होती है कि वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करे। मैं ले लेता हूं सर, जवाब ले लेता हूं। एक बड़ा अपडेट आ गया, इसमें एक बड़ी खबर आ रही है सामने इस वक्त की, बड़ी और अहम खबर। चित्तौड़गढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है, और देखिए ये काफी अच्छी बात है कि क्योंकि बहुत सी जगहों से हम देख रहे हैं कि कुछ चौंकाने वाले नतीजे भी सामने आए हैं। और ये चित्तौड़गढ़ की अगर बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ में चंद्रभान की अगर बात करेंगे आप, निर्दलीय तौर पर ये जीतकर सामने आए हैं। एक जगह और है जहां पर हमने देखा बड़ा ही टफ मुकाबला अभी चल रहा है, किरोड़ी लाल मीणा की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर हमने देखा कि उनको निर्दलीय तौर पर बड़ी टक्कर मिल रही है प्रत्याशी से। और कांग्रेस के प्रत्याशी की यहाँ की अगर बात करें फिलहाल की, तो यहाँ सुरेंद्र सिंह की हार हो गई है। तो बहुत सी जगहों पर हम देख रहे हैं कि देखिए बहुत सी जगह ऐसा होता भी है राष्ट्रीय, हर बार हमने देखा है कि कुछ बागी उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय उतर आते हैं और फिर बड़ी टफ फाइट देखने को मिल रही है। अजय गुलिया जी, वेकअप कॉल?
ना ना बिल्कुल बनती है, आपका तो सवाल बनता है, लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पाया। देखिए आपको समझानी पड़ेगी। देखिए सार्थक चर्चा होनी चाहिए। जननायक जनता पार्टी एक क्षेत्रीय दल है, हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रीय दल है। गठबंधन की हमारी सरकार है। चुनाव से 10 महीने पहले जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ, जन्म हुआ। 10 सीटें लोगों ने हमें दी, 17% वोट हमें दिया। हम राजस्थान में जाकर के चुनाव लड़ते हैं 20 सीटों पर और हम 0.17% वोट लेकर के आते हैं। चर्चा हो रही है, एक न्यूज चैनल इस पर चर्चा कर, होनी भी चाहिए। देखिए होनी भी चाहिए, लेकिन मैं एक बात सुनकर बहुत परेशान, मेरा मन सोच रहा है कि चर्चा इस बात पे क्यों नहीं हो रही कि 2 राज्यों में नहीं है। अब ये जरूर आएगा बीच में, 2 राज्यों में जिसकी सरकार है, 2 राज्यों में जिसकी सरकार है, पंजाब में पूर्ण बहुमत की जिसकी सरकार है, दिल्ली में जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, जिसके मेंबर पार्लियामेंट जीत करके आते हैं, वो राजस्थान के बड़ा अपडेट सर रोक रहा हूं आपको। तिजारा की अगर बात करें, तिजारा की अगर आप बात करेंगे, इसके अलावा वसुंधरा राजे, झालरपाटन और दिया कुमारी की अगर बात करें, विद्यानगर की सीट जो है, जो राजकुमारी कहा जाता है दिया कुमारी को, ये लोग आगे चल रहे हैं लगातार। तिजारा की सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर बाबा बालकनाथ आगे निकले हैं और राष्ट्रीय ये जो सीट है यहां पे अगर आप जातिगत समीकरण देखेंगे, जिसे लेकर विपक्ष की अगर खासतौर पर बात करें, चाहे कांग्रेस की आप बात कर लीजिए, बिहार की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर नीतीश कुमार की आप बात कर लीजिए, तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, जातिगत जनगणना का जो मुद्दा उठाया गया, जब से जातिगत जनगणना को लेकर आंकड़े पेश किए गए, तब से इस मसले को बहुत ज्यादा उठाया जा रहा था और उसके बाद से अब तक की अगर बात की जाए तो अगर आप तिजारा को देखेंगे तो वहां पर यह चीज फिट होती नजर नहीं आ रही है। बीजेपी ने किसी भी राज्य में अपने सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बालकनाथ को उस तरह से देखा जा रहा है विनय जी, तो इसलिए भी ये सीट काफी अहम हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वंदना पोपली जी लगातार, हाँ सर आप बात पूरी कर लीजिए। नहीं मैं सोच रहा हूँ एक चीज, मेरे को इतनी देर से समझ नहीं आई। आपने चमन, मेरे साथी बैठे हैं, चमन सीटों पे चुनाव लड़े आपने राजस्थान में हमने 84 सीट। देखिए एक राजनीतिक दल है जिसकी 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है, पंजाब में भी और दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार है। नहीं राष्ट्रीय पार्टी है। देखिए ये तो चर्चा की बात है, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक चर्चा पे मेरे विरोधी है, विरोध करूंगा मैं उनका। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो मेरा विरोधी भी है मैं उसके साथ खड़ा हूं, क्योंकि डेमोक्रेसी उसको मेरी मुखालफत करने की इजाजत देती है। देखिए उस राजनीतिक दल की चर्चा हरियाणा न्यूज नहीं कर रहा, जिसकी 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार 84 सीटों पर चुनाव लड़ता है, 0.34% वोट आती है। एक 10 सीटों वाली पार्टी की आप क्या टारगेट करें, आपको सोचना चाहिए। देखिए ये चीजें मेरे कहने की नहीं है, लेकिन मैंने आंकड़े देखे तो मैं हैरान रह गया कि उस दल की चर्चा बार बार हो रही है जिसके 20 कैंडिडेट आए और वो 0.17% 0.17% वोट लेकर के आता है, उस दल की चर्चा हो रही है। होनी चाहिए, मैं कहता हूँ होनी चाहिए। अरे मैं कह रहा हूँ होनी चाहिए। ये लोकतंत्र में आपको सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन मेरे मन में संशय है कि उस राजनीतिक दल की चर्चा क्यों। आप उसको ऐसे भी देखिए ना कि आप अभी बीजेपी के साथ सरकार बनाकर हरियाणा में, और बीजेपी भी वहां पे एक बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है राजस्थान में, और आप उसके अगेंस्ट है सर हरियाणा में। फिर अभी तक आप सिनेरियो तो वो क्लियर हो ही नहीं पा रहा है। वंदना जी मुस्कुरा रही है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बिल्कुल। और वो इस बात को स्वीकार करेंगे, हमारा प्रीपोल अलायंस नहीं, हमारा पोस्ट पोल अलायंस है, वो भी इस बात को हरियाणा में क्या सर, फिर अब हरियाणा की भी बारी है। ये तो हो गए 5 राज्य, कल मिजोरम के भी परिणाम सामने आ जाएंगे, अब हरियाणा की बारी है। सवाल पूछने का अधिकार तो मेरा भी होगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे मन में संशय है कि उस राजनीतिक दल पर चर्चा क्यों नहीं हो रही। उस संशय का मैं जवाब दे देता हूँ आपको। आपने बोला कि ये राजनीतिक पार्टी, आपकी पार्टी को 5 साल होने वाले और हमारी पार्टी को 10 साल। हमारी पार्टी 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बन गई। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी इलेक्शन कमीशन ने दिया, किसी और ने नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन के बाद में एक मिनट सुनेंगे, सुन लीजिए, उसका सवाल के जवाब दूंगा आपको। कोई और नहीं दे सकता, उसके लिए भी क्राइटेरिया है। आपको पता है कि कितनी पार्टीज जो थी, जो राष्ट्रीय पार्टी थी, जिनको डिसॉल्व कर दिया गया, सिर्फ 5 राजनीतिक दल रह गए, जिसके अंदर तीसरे नंबर पे हम है इस टाइम। तीसरे नंबर पे हम आने के बाद आपने देखा कि गुजरात के अंदर हमने 14% वोट शेयर लिया। आप जो बोल रहे थे शेयर की बात हो रही थी, 14% वोट शेयर, जिसके लिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वहां से हमको मिला, जहां पे कोई जाने को तैयार नहीं था। गुजरात के अंदर हमने बकायदा इलेक्शन को बहुत मजबूती के साथ लड़ा, और एक जिस पे आप कहते हैं राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल, आज की बात पे आ रहा हूं मैं, आपकी बातों पे भी आऊंगा। अभी जो आपकी बातें, पहले मैं भाई का जवाब दे देता हूं, जो पूछा गया उसका जवाब, फिर आपका भी कोई जवाब होगा उसका जवाब भी दिया जाएगा। आप देखिए कि राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल जो है, राष्ट्रीय दल बना। राष्ट्रीय दल के बाद में गुजरात जैसे स्टेट में, जहां मोदी जी को कहते हैं कि मोदी जी का लहर, उस लहर के अंदर भी हमने 5 विधायक लेके आए, वोट शेयर हमने बढ़ाया। गोवा के अंदर भी हम लड़े,
अभी जो है हम लोकसभा की तैयारी में, और जो हमारा जो है आपने देखा कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व ने डिसाइड किया, जो भी इंडिया गठबंधन की हो सकता है कि जिसके अंदर हमने चुनाव को उस स्तर पे लड़ा या नहीं लड़ा, वो हमारे शीर्ष नेतृत्व बताएंगे। अगर केजरीवाल जी चुनाव लड़ते तो उसका परिणाम भी आपको देखो, लड़ना हर पार्टी का अधिकार है, और इसके लिए अब हम उस चुनाव के लिए देखेंगे कि आगे हमें करना क्या है एक्चुअल में। अब जो आगे वाले अलायंस, देखिए ये आप 2024 की जो आप बात कर रहे हैं, उससे पहले भी अगर हम देखें, जितने भी मैंने राजनीतिक विश्लेषकों से बात की, उन लोगों से भी मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि अभी इंडिया गठबंधन के बाद ये पहला इलेक्शन है। मैं लोकसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा, विधानसभा, लेकिन यहाँ पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है इस नतीजे के बाद, और वो थोड़ा सा नजर भी आ रहा है। मुझे लग रहा है बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। राष्ट्रीय आप अपडेट कराएं। चलिए, तो पल पल की अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। राजस्थान में भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार जीते हैं, तो ये इस तरह के भी परिणाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। 84 सीट पर करीब 70,000 वोट से यहाँ पर राजकुमार जीते हैं। बिल्कुल अंतराल काफी बड़ा है ये कहा जा सकता है। तो 84 सीट जहां पर 70,000 वोट का ये अंतराल है, जहां पर ये राजकुमार जीते हैं। बीजेपी के सुशील को 70,000 वोटों से हराया है बीजेपी, जो अभी 113 सीटों पर, जो रुझान अभी सामने आए हैं, तो बीजेपी 113 सीटों पर आगे चल रही है, और उन्हीं के पार्टी के प्रत्याशी है सुशील, जो 84 सीट से यहाँ पर हारे हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार ने उन्हें हराया है, और 70,000 का जो वोट अंतराल है, मुझे लगता है विनय जी काफी ज्यादा है। चीजें देखने को मिलती है विधानसभा चुनाव में, कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है तो अच्छा लगता है। लगता है कि कहीं पर जैसे निर्दलीय आप तौर पर देखेंगे आप, या फिर इस तरह से देखते हैं तो बेहतर होती है चीजें। वंदना पोपली जी, देखिए हम लोग उठाए ना उठाएं सवाल, ये महागठबंधन इंडिया गठबंधन वाला सवाल उठाए ना उठाएं, आप लोग क्या कहेंगे इस चुनाव के, जो अब ये धीरे धीरे नतीजे साफ हो रहे हैं, रुझान के बाद साफ चीजें साफ हो गई हैं, क्या क्या कहेंगे आप उस एंगल से देखा जाए तो? विनय जी, देखिए इंडिया अलायंस जो है, हाँ जी, वो तो बहुत हद तक क्लियर दिख ही गया था पहले दिन ही जब इनकी पहली मीटिंग हुई थी, और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी हैं वो बिल्कुल विड्रॉ कर गए थे, और किस प्रकार से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखाई दिए थे। तो वो जो बिखराव है पहले दिन से दिखाई दिया, वो आगे तक दिखाई देता रहा, और आज भी स्थिति वहीं की वहीं है कि एक साइड विधानसभा चुनाव के इलेक्शन है, एक तरफ लोकसभा चुनाव के इलेक्शन है, और दोनों के बीच में ये फाइनल नहीं कर पा रहे क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सी नीति पे लड़ा जाएगा, कौन चेहरा होगा, वो अभी तक इनका डिसाइड नहीं हुआ है। तो ये दिखाई दे जाता है कि ये एक दूसरे के साथ जो आए हैं, वो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो इनके अपने लोभ हैं उनके लिए आए हैं, लोकतंत्र के लिए नहीं आए हैं, लोभ तंत्र के लिए आए हैं, कि आपस में जो घोटाले हैं वो कहीं सेट हो जाएं, सबके अपने अपने जो मतलब हैं, अपने अपने परिवार हैं, उनके लिए साथ में आए हैं। आप एक सिंपल सी चीज देखिए कि कांग्रेस के जो नेता हैं वेस्ट बंगाल के, वो कहते हैं कि ममता बनर्जी की जो पार्टी के नेता हैं, उन्होंने हमारे कांग्रेस के नेताओं को या कार्यकर्ताओं को पिटवाया। तो खून की प्यासी जब पार्टियां आपस में साथ आएंगी तो क्या होगा वो तो हमें समझ आता ही है। लेकिन एक बड़ा अलायंस को लेकर बात कर रहे थे वंदना जी, आपका जो राष्ट्रीय पार्टी, बिल्कुल एक बार इसको कंप्लीट बात पूरी कर लीजिए, इसको कंप्लीट करती हूँ मैं जी। देखिए यहाँ पर अभी अजय गुलिया जी ने कहा कि इनके बारे में जिक्र क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आजकल ना ये थोड़ा सा खुशफहमी ज्यादा रहती है। अगर इनके बारे में ज्यादा बात कर ली जाए तो ये कहते हैं कि देखिए हम इतने इंपॉर्टेंट है इसलिए हमारे बारे में ज्यादा बात हो रही है, या ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बारे में ज्यादा जवाब दे रही है, इसका मतलब हम इंपॉर्टेंट है। तो वो खुशफहमी नहीं देना चाहते। ये प्रश्न आपकी तरफ से आना चाहिए था, लेकिन अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, हम बड़े हैं, हम 2 स्टेट में हैं, लेकिन क्या स्थिति है उसका आकलन करना भी इनके लिए आवश्यक है। ठीक है अजय जी, इस पर मैं आपका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले रजत जी, आप अलायंस को लेकर कह रहे थे, क्या वाकई ये लालच और लोभ के लिए ये पार्टियां एक साथ हो रही हैं? नहीं, लालच और लोभ की बात नहीं होती है। नेशनल इंटरेस्ट जो है, देश का इंटरेस्ट सर्वप्रिय होना चाहिए, और बहुत सी बातें ऐसी हैं, बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जहां पे अगर सच में कंसिडर किया जाए तो ये चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, और लोकल इश्यूज भी अपने हो सकते हैं जिस हिसाब से देश पे कर्ज है, लेकिन ये सारी के सारे फैक्टर्स कितना इलेक्शंस में काम किए, या जातिगत समीकरण और जो लोकल पॉलिटिक्स है वो इसके अंदर ज्यादा इस बारी मुद्दा बन के रहा। तो अगर सब कुछ देखा जाए तो एक एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग रही है। मतलब मध्य प्रदेश की तो पिछली 2 टर्म की रही है, ये तीसरा टर्म में आना एक चौंकाने वाला बात है, और इसमें मैं कई बारी बोल चुका हूँ, इसमें अध्ययन करने की जरूरत है।
क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी आप ये नहीं कह सकते कि एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ तेलंगाना में काम कर गई, छत्तीसगढ़ में काम कर गई, राजस्थान में, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं करी। तो ये थोड़ा सा देखने वाला विषय है, लेकिन इतना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की देखिए जो किया है उसके लिए भाजपा बधाई की पात्र है, इसमें कोई संकोच नहीं है। मैं उन पर वक्ताओं में से नहीं हूँ कि अगर कोई अच्छा परफॉर्म करे तो उसको बधाई ना दी जाए, लेकिन साथ ही साथ इसमें अध्ययन की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कुछ ज्यादा ही बढ़िया परफॉर्म कर गई भाजपा इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद। ये भी थोड़ा सोचने का और सभी पार्टियों को इस पे अध्ययन करने की जरूरत है कि ऐसा क्या हुआ कि इतना स्ट्रॉन्ग देश में इतनी स्ट्रॉन्ग जो सेंटीमेंट है भाजपा के खिलाफ, और उसके बावजूद अगर इतना अच्छा परफॉर्म करती है तो इसमें तो सबको अध्ययन करने की निश्चित तौर पर जरूरत है। लेकिन हाँ, अगर ये क्लीन पॉलिटिक्स के साथ है तो बधाई की पात्र है, लेकिन अगर इसमें कोई अनफेयर मीन्स के साथ है फिर तो ये जरूरत है कि इस पर अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, अजय गुलिया जी, क्या लगता है अब इन नतीजों के बाद? देखिए, हर स्टेट की अगर बात की जाए, हर प्रदेश की राजनीति अलग होती है, वहाँ के समीकरण अलग होते हैं, लेकिन आने वाले समय की अगर बात की जाए, चाहे वो विधानसभा चुनाव हरियाणा में देखें या लोकसभा चुनाव को लेकर देखें, क्या आप कोई रणनीति में अगर बनाई है तो उसमें बदलाव होगा या नए सिरे से कोई रणनीति बनाई जाएगी? ये देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, जननायक जनता पार्टी की एक रणनीति है कि अपना मैनिफेस्टो चुनाव का, जो पिछले चुनाव में मैनिफेस्टो जनता के बीच में लेकर के गए थे, उसको लेकर के जाएंगे। ठीक है, देखिए, पेंशन मैं सीधी स्पष्ट कह दूं कि पेंशन 100 हमारा 5100 का वादा था। क्या हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार थी? नहीं थी, हमारी अलायंस की सरकार थी। लोगों के बीच में जाएंगे कि 10 सीटें आई थी, 17% वोट दिए, हम आप लोगों के बीच में आए हैं ताकि इसको और बेहतर कर सके। और देखिए, इस पर सवाल कौन उठाता है? आपको कंपेयर करना पड़ेगा ना। भूपेंद्र हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल में पेंशन बढ़ी 700 रुपए, जननायक जनता पार्टी के 4 साल के 3.5 साल के कार्यकाल में 1000 रुपए पेंशन बढ़ी। तो आप कंपैरिजन कैसे करेंगे? अब पंजाब में कितनी वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, हरियाणा में कितनी पेंशन मिल रही है, तो ये कंपैरिजन होगा ना। ये सारी चीजें होंगी कि राजस्थान में क्या है, दिल्ली में क्या है, सारी चीजों का कंपैरिजन होकर के पता लगेगा ना कि कौन बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। हम एक वादा लेकर के लोगों के बीच में गए थे कि 75% का रोजगार का अधिकार हरियाणा प्रदेश के युवाओं को देंगे, हरियाणा प्रदेश के उद्योगों में। कानून बना करके लेके आए, माननीय कोर्ट में स्टे हो गया, लेकिन उसके अगेंस्ट भी जाएंगे, हरियाणा के पक्ष में फैसला लेकर के आएंगे, वादा पूरा करेंगे। ठीक, एक बड़ा अपडेट दे देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। लगातार ये रिजल्ट से जुड़ी हुई आपको हम अपडेट दे रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं। रुझान की हम लगातार बात कर रहे थे, रुझान पूरी तरह से आ चुके हैं, सभी सीटों पे आ चुके हैं, लेकिन अब ये नतीजे आने शुरू हो गए हैं। पिंडवाड़ा आबू सीट से बीजेपी के समाराम गढ़सिया जीत चुके हैं, तो ये अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं। नतीजे आने का मतलब है कि तस्वीर अब बहुत जल्द ही पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लीडिंग के बारे में हम आपको बता रहे थे कि कौन आगे चल रहा है किस तरीके से, और अब धीरे धीरे ये तस्वीर साफ होते हुए 13,000 वोटों की अगर बात करें, अच्छा खासा मार्जिन है और 13,000 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। मैंने आपको रोका था अजय गुलिया जी, माफ कीजिएगा। चलिए अजय गुलिया जी, मैं आता हूं और भी, क्योंकि बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं, 3-4 अपडेट लगातार एक साथ हमें देने हैं दर्शकों को। और 70,000 वोटों से अगर बात की जाए तो बीएपी, जिसकी हम बात कर रहे थे, भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार, ये बहुत बड़ा मार्जिन है। 70,000 वोट बहुत ज्यादा होते हैं, उस बड़े मार्जिन से राजकुमार ने जीत हासिल की है। चित्तौड़गढ़ की अगर आप बात करेंगे तो यहां से निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रभान सिंह की अगर बात करें, वो जीत चुके हैं। और ये हम पल पल का अपडेट आपको हरियाणा न्यूज के जरिए पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़ा आपको बता दें ये बदलाव एक तरह से कहेंगे, क्योंकि देखिए ये लगातार कहा जा रहा था, चाहे मध्य प्रदेश की अगर बात करें, चाहे आप बात कर लीजिए छत्तीसगढ़ की, या आप बात कर लीजिए राजस्थान की, इन तीनों के लिए कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे और ये कहा गया था कि हम सब जगह सरकार बनाएंगे। लेकिन अब जैसे ही ये रुझान अब धीरे धीरे नतीजों में तब्दील हो रहे हैं तो तस्वीर भी साफ होती जा रही है। पिंडवाड़ा आबू सीट से आपको बता दें समाराम गढ़सिया 13,000 से ज्यादा वोटों से जीत चुके हैं और अब ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी लगभग 1 से 2 घंटे में, क्योंकि नतीजे पूरे साफ हो जाएंगे। रुझान के हिसाब से तस्वीर साफ हो चुकी है। रुझान की अगर आप बात करेंगे तो चाहे राजस्थान की आप बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की आप बात कर लीजिए या मध्य प्रदेश की आप बात कर लीजिए, यहां पर पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती नजर आ रही है रुझान के हिसाब से। और तेलंगाना की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर कांग्रेस के लिए कहेंगे एकमात्र संजीवनी यही नजर आ रही है।
बिल्कुल, और धीरे धीरे ये अपडेट भी सामने आ रहे हैं। और विनय जी, एक तरह से देखा जाए तो 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना के भी रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है और तेलंगाना को लेकर कांग्रेस काफी फोकस रही है शुरुआत से, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में थोड़े चौंकाने वाले परिणाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो हाल था वो भी वही हाल जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। जब सिंधिया अलग हुए थे, यहाँ पर भी वो स्थिति देखने को मिली थी। टीएस बाबा चुनाव से पहले लगातार सुर्खियों में थे, बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। बजरंग दास गर्ग हैं बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े, बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बजरंग जी, क्या कुछ कहेंगे